क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्नलिखित को हल करें। निम्नलिखित को हल करें, ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको समय नहीं लगना चाहिए। देखते से आप आंसर बता देंगे कि सर इसका आंसर डी 0 है। ठीक है, डी 0 है। क्यों 0 है तो देखिए, हमने आपको बताया था और नहीं बताया तो आप फिर से देख लीजिए, इनको नहीं पता ये चीज। देखिए साइन ए अपॉन कॉस बी इक्वल टू 1 होता है यदि a प्लस बी इक्वल टू कितना हो 90 डिग्री के बराबर हो। तो साइन ए अपॉन कॉस बी इक्वल टू 1 होता है यदि आपका a प्लस बी किसके बराबर हो 90 के बराबर हो। अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन को भी गौर फरमाइए। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाई साइन 27 डिग्री अपॉन में कितना दिया है, तो आपको दिया है cos 63 डिग्री। ठीक है, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, फिर माइनस, फिर लिखा हुआ है cos 27 डिग्री अपॉन साइन 63 डिग्री, और इसका क्या दिया हुआ है होल स्क्वायर। अब आप देखिए दोनों जगह 27 63 अपॉन में, 27 प्लस 63 अगर आप करते हैं तो ये आपको कितना मिलेगा 90 मिलेगा कि नहीं। तो ये आपको कितना मिल गया 90 डिग्री मिल गया। तो इसका मतलब साइन ए अपॉन कॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है आपका 90 के बराबर होता है। और यहाँ भी कॉस ए अपॉन साइन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ भी सेम केस बनेगा आपका a प्लस बी कितना है 90। तो अगर ये उल्टा भी हो जाता है तो भी आपका काम ये रहेगा, ध्यान रखना, अगर आपके पास ऐसे भी लिखा है कि cos a अपॉन साइन बी इक्वल टू भी क्या होगा 1 होगा यदि a प्लस बी इक्वल टू कितना होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, किसके बराबर होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर ये आपको 1 मिलेगा और माइनस ये 1 का स्क्वायर मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 0। 1 माइनस 1 आपका 0 आंसर आ जाएगा। आयु बात आप तक पहुंच गई, क्लियर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं। काफी क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए आपने देखा 4-5 क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आए हैं जिन्हें आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन टफ आता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं पेपर में एक आध दो क्वेश्चन जो आपको उलझा सकते हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इजी आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखिए, the length of each equal side of an isosceles triangle is 15 centimeter and the included angle between those two sides is 90 degree. Find the area of the triangle. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा इन दो समान भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है, तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए ये भी ऐसे ही क्वेश्चन आ गया कि जिसमें आपको समय नहीं लगना चाहिए। देखते से आंसर दे देंगे 225/2। क्यों, देखिए भाई इन्होंने बोला एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया, और ये समद्विबाहु त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण, लेकिन 90 डिग्री का कोण कहाँ पे बन रहा है, जो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, इन दो समान भुजाओं के बीच का कोण 90 है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो भुजाएं हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। अगर हम इसको नाम दे देते हैं ABC, तो इसमें AB और BC कैसे हैं, बराबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी है आपकी 15 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों भुजाएं आपकी 15 सेंटीमीटर है। तो अब ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार बटे ऊंचाई। तो आधार भी आपका 15 है, ऊंचाई भी आपकी 15 है, 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225 बटे में 2। तो आप यहाँ से एरिया बता सकते हैं कि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और दो भुजाएं समान हो, यानी कि लंब और आधार समान हो, ऐसे त्रिभुज को हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। चलिए तो अब देखिए हमारा क्षेत्रफल क्या आएगा 1/2, आधार में कितना 15, ऊंचाई में भी कितना 15 का वर्ग 225 और बटे में कितना 2, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर आपको दिया था। किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए लगभग
पांचवा या छठवा या चौथा या पांचवा क्वेश्चन था जो आपने देखा कि बहुत ही इजी, मतलब बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको दिए हैं। मतलब इनमें तो आपको कम से कम समय नहीं लगेगा अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है। इन्होंने बोला ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, A can do a piece of work in 6 days, B can do it in 9 days. With the assistance of C, they completed the work in 3 days. In how many days can C alone do the work? इन्होंने बोला A एक कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, B इसे 9 दिनों में कर सकता है, C की मदद से वे उस कार्य को 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो C अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए समय और कार्य का जब भी क्वेश्चन आता है ना तो आपको हमेशा दो चीजों पर फोकस रखना है। पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि कार्य कितना है, कितना यूनिट का कार्य है, ठीक है। और दूसरी चीज जिस व्यक्ति से आपको कार्य करवाना है उसकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता पता होना चाहिए। तो कैसे हम कार्य निकालते हैं, तो जो दिन दिए रहते हैं उनका एलसीएम लेकर हम कार्य निकालते हैं, और जब कार्य निकल आता है तो उन दिनों से हम यानी कि सभी के दिनों से हम भाग लगा देते हैं कार्य को, तो उनकी क्षमताएं निकल आती है। क्षमता क्या होती है, तो एक दिन में किया गया कार्य की क्षमता क्या होती है। देखिए यहाँ पर समझिए क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ इन्होंने बोला कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, तो यहाँ पर ए के दिन लिखे हुए हैं 6 दिन, तो हमने यहाँ पर लिख लिए दिन। अगर हम बात करें कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है 6 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है 9 दिन में, लेकिन सी की मदद से यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं 3 दिन में। यहाँ पर क्लियर लिखा है कि सी की मदद से भी उस कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब ए बी और सी तीनों ने काम किया होगा, तब उन्होंने कितने दिन में काम कर लिया 3 दिन। अब हम 6, 3 और 9 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा वर्क यानी कि कार्य। तो 6, 3 और 9 का एलसीएम, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 18 आ जाएगा। 18 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या निकल आया वर्क। तो कितने यूनिट का वर्क है, तो आप कहेंगे सर 18 यूनिट का वर्क है। अब आप जरा देखिए 18 यूनिट का जो वर्क है वो ए जो है 6 दिन में कर सकता है, ए अकेला। तो अगर 6 दिन में 18 यूनिट कर सकता है तो एक दिन में कितना कर लेगा। और हमने अभी आपको बताया कि एक दिन में किया गया कार्य की एफिशिएंसी होती है, तो एक दिन में कर लेगा 3 यूनिट, ठीक है। इसी प्रकार अगर बी 9 दिन में 18 करता है तो एक दिन में कितना करेगा 2। अगर ए बी और सी 3 दिन में 18 कर सकते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 6। तो अब आप देखिए कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 2। बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 3 है, ए की कितनी है 3। ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 3। बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 6। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 5। तो ए और बी की एफिशिएंसी को अगर हम ए बी सी यानी कि तीनों की एफिशिएंसी से माइनस कर दे तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगी। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो 6 में से 5 माइनस कर दीजिए ए, तो सी की क्षमता हमने निकाल ली। सी एक दिन में 1 यूनिट का काम कर सकता है। अब उससे कितना काम करवाना है आपको 18 यूनिट, तो कितने दिन में करेगा भाई, तो आपको पता है दिन कैसे निकालते हैं, सी के दिन निकालने हैं। तो जो भी कार्य है 18 यूनिट का उसको सी की क्षमता से भाग लगा दीजिए, तो 18 दिन जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो सी उस काम को कितने दिन में कर लेगा भाई, 18 दिन। कितने दिन में कर लेगा, 18 दिन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 18, मतलब सी उस कार्य को 18 दिन में कर सकता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन ए क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है, if 5 cos square theta plus 1 is equal to 3 sin square theta where theta is greater than 0 and less than 90, then what is the value of tan theta plus sec theta upon cot theta plus cosec theta। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि 5 cos square theta plus 1 बराबर 3 sin square theta है, जहां थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो आपको tan थीटा प्लस sec थीटा अपॉन cot थीटा प्लस cosec थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर पॉसिबल हो सकता है आपसे, आप ऐसा सोच सकते हैं कि
थीटा की किस वैल्यू पर ये सेटिस्फाई करेगा, तो सबसे पहले आप इसमें वैल्यू सेटिस्फाई करा के देख लीजिए। आप क्या करा लीजिए, थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई करा लीजिए। तो अगर हम आपसे बोले कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप कितनी रख लीजिए, थीटा की वैल्यू 30 रखिए। अगर आप थीटा की वैल्यू 30 रखते हैं तो cos 30 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर √3/2। तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 3 15/4 हो जाएगा और 1 ये चल रहा है, तो 15/4 और 1 यानी कि आपको 15×4 19/4 हो जाएगा। यहाँ पर आप रखेंगे कितना 30, तो sin 30 का मान 1/2 होता है, यानी कि ये 3/4 आएगा। तो बराबर नहीं हो रहा है, तो 30 पर सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो हम बोलेंगे कि 45 पर सेटिस्फाई करिए, तो sin 45 और cos 45 दोनों का मान 1/√2 होता है। अब 1/√2 होता है, तो यहाँ पर 5/2 हो जाएगा और ये कितना है 1, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2, यानी कि 7 कितना हो जाएगा 2। 7/2 हो गया, तो यहाँ पर आपने रखा तो ये 3/2 हुआ। तो ये 7/2 और 3/2 बराबर नहीं हो रहे, तो ये आपको 45 पर भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो फाइनली हमें लगता है कि ये 60 पर सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आप 60 रखते हैं तो cos 60 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर cos 60 का मान 1/2 होता है। जो sin 30 का मान होता है वो cos 60 का मान होता है। तो cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 5/2। ये कितना हो जाएगा 5/2। अच्छा, तो अपन ने cos 30 का मान रखा था तो गलत रख दिया क्या। cos 30 का मान आपका √3/2 होता है, तो वो तो हमने देख लिया, 45 पर रखा था तो ये ठीक है। अब आप क्या रख रहे हैं, 60 का मान रख रहे हैं। cos 60 का मान 1/2 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 5/4, तो 4 यहाँ करेंगे तो ये आपका 13/4 हो जाएगा। और यहाँ पर आप रखेंगे sin 60 का मान, तो sin 60 का मान √3/2 होता है, यानी कि 3 का 9 9/4 हो जाएगा और 9/4 हो गया। और ये आपका कितना, ये भी 9/4 होगा। 5 था तो ये आपका रूट कितना 1/4, तो 5 4 9/4, तो ये 60 पर सेटिस्फाई हो गया। 60 पर सेटिस्फाई हो गया। दो तरीके हम आपको बताते हैं, पहले तो हमने सेटिस्फाई करा दिया, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू किस पर सेटिस्फाई हो गई, ये हमारा, तो मैं इक्वेशन दी थी 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इक्वल टू में क्या दिया था, तो 3 sin स्क्वायर थीटा। क्या दिया हुआ था, 3 sin स्क्वायर थीटा, ये हमें वैल्यू दी थी। ठीक है, अब इसमें अगर हम थीटा बराबर क्या रखते हैं 60 डिग्री रखते हैं, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। थीटा बराबर पे ये सेटिस्फाई हो रहा है 60 पर। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर थीटा 60 रखते हैं तो ये हो जाएगा 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 1 और ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर 60। अब देखिए cos 60 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 और ये आपका 3 इंटू ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 5/4 प्लस 1 और ये आपका हो जाएगा 3 का 9 तो ये भी कितना होगा 9/4 बराबर 9/4, तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया 60 पर। तो थीटा की वैल्यू 60 पर ये सेटिस्फाई हो गया, तो हमें निकालना किसका मान है, हमें निकालना है tan थीटा प्लस sec थीटा पर cot थीटा प्लस cosec थीटा। तो बस हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यूज रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है हमारे पास tan, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 रख दीजिए प्लस sec थीटा की वैल्यू 60 रख दीजिए अपॉन cot थीटा की वैल्यू 60 रख दीजिए प्लस cosec थीटा की वैल्यू आप 60 रख दीजिए। ठीक है, tan 60 का मान √3 होता है, तो ये √3 हो गया प्लस sec 60 का मान क्या होता है, याद करने का तरीका सुनिए। cos 60 का मान क्या होता है, तो आपको पता है 1/2 होता है, तो sec क्या होता है उसका अपोजिट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 बटे में। देखिए आप cot 60 का मान तो आप कहेंगे सर 1/√3 होता है प्लस sin 60 का मान √3/2 होता है, तो cosec 60 का मान 2/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो ये ऊपर तो आपका √3 प्लस 2 चल रहा है, नीचे जब आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3/√3, तो √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका √3 प्लस 2 अपॉन में आएगा, तो आप कहेंगे सर √3। क्या ऑप्शन में दिया है कहीं भी, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं दिया है। जो आपके डिनोमिनेटर है, जो आपके हर है, वो सभी के सभी रेशनल नंबर है, रेशनल कोई भी नहीं है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √3
प्लस 2 अपॉन में कितना था √3, मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 से ऊपर और √3 से नीचे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 2√3 और √3 कितना हो जाएगा 3। अब देख लीजिए 3 प्लस 2√3 अपॉन 3, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो गया, फिर इस प्रकार आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई। तो वैल्यू सेटिस्फाई करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ 1 को रिप्लेस कर देते sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा से। sin वाले टर्म एक तरफ ले लेना, cos वाले टर्म एक तरफ लेना, sin अपॉन cos कर लेना, वहां से भी आपको थीटा का मान 60 ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्नलिखित व्यंजक को हल करें। ठीक है, 5.6 माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस 0.6 ऑफ ब्रैकेट में 2.1 माइनस 2.6 इंटू 1.12 इंटू, ये ब्रैकेट क्लोज करना है यहाँ पर, तो ये ब्रैकेट को आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया। अब देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा और वो भी स्मॉल ब्रैकेट से सॉल्व होगा। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट से हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन है 5.6 माइनस 2 प्लस 0.6 ऑफ की जगह पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो ब्रैकेट जब रिमूव हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे, ये लिखा है 2.1 माइनस 2.6 इंटू 1.12 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करना है और उसमें भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है, 2.6 का 1.12 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 26 का मल्टीप्लाई 112 से करना है। ठीक है, कैसे करेंगे तो देखिए, आप 112 को तोड़िए कैसे, 100 प्लस 12 के फॉर्म में, या फिर 100 प्लस 10 प्लस 2 के फॉर्म में तोड़ लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 2600, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 260, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 दूनी 52। इन सबको जोड़ दीजिए, 2 5 यानी 1 यहाँ से 1, ये 9 और 2। अब देखिए यहाँ पर 1 अंक का दशमलव था और यहाँ पर 2 अंक का दशमलव, तो गुणनफल में 3 अंक का दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पर 2.1991 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका आया 5.6 माइनस, ये आपका हो गया 2 प्लस 0.6 ऑफ, फिर ब्रैकेट में आपका 2.1 माइनस, ये आपका हो गया 2.912। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब आपको क्या करना है, 2.1 में से माइनस करना है, तो इसमें 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, 2.912 माइनस करना है। ठीक, तो अब आप माइनस कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप करिए माइनस। देखिए ये बड़ी संख्या दिख रही है, ये छोटी संख्या दिख रही है, इसमें से ये माइनस होगा तो फाइनली माइनस में कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा। क्वेश्चन एक बार और चेक कर लीजिए क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए ठीक है, अब जो भी हो रहा है उसको देखते हैं। फाइनली बाद में माइनस लगा हुआ है तो हो सकता है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 2 1 और 8, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.812। तो ये आपका ब्रैकेट हो गया सॉल्व। तो 5.6 माइनस 2 प्लस 0.6 इंटू, ब्रैकेट क्लोज हो गया तो ऑफ की जगह पे इंटू कर दिया, 0.812 और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 6 से, तो 6 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, किससे, 0.6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 दूनी 12 की 2 हाथ में 6 कम 6 और 7 6 8 48। तो आपको 1 अंक और 3 अंक 4 अंक का दशमलव लगाना है, तो ये आपका हो जाएगा 0.4872। कितना हो गया भाई, ये पूरा सॉल्यूशन आपको मिल गया यहाँ पर। 5.6 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में 2 प्लस, ये आपका हो गया 0.48। अच्छा, ये आपने एक चीज नहीं नोट कर पाए कि ये आपका माइनस में रिजल्ट आ रहा था, ये आपका किसमें, माइनस में, ये आपका माइनस में है, तो ये पूरा का पूरा किसमें मल्टीप्लाई आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे में आ जाएगा, माइनस में, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस देगा, तो ये रिजल्ट आपका किसमें आएगा, ये माइनस का, ये आपका माइनस में आएगा। ओके।
छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस कर देते तो माइनस में साइन आएगा, तो ये आपको माइनस में आएगा कितना 0.4872। अब आपको 2 में से माइनस करना है इतना, तो अब आप 2 में से माइनस करेंगे तो 0.0000 कर 4 डिजिट कर दीजिए, 0.4872 माइनस करिए, 10 में से 2 गया 8, 8 जाएगा 2, 9 जाएगा 1, 5 जाएगा तो 5, ये 1.5128 ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। 5.6 में से माइनस कर दीजिए 1.5128। अब फाइनली ये और माइनस करना है तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। भाई दशमलव वाली कैलकुलेशन है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 0 और बढ़ा दीजिए 1.5128 माइनस करिए, 10 माइनस 1 2, 3 माइनस करेंगे 7, 2 माइनस करेंगे 8, 6 माइनस 6 0 और ये 2 माइनस होगा तो 3। तो ये आपका आंसर आया 3.0872, 3.0872। अरे 3.0872 तो करीब से कहीं तक आंसर में है ही नहीं इसमें। तो भाई एक बार फिर से देखिए, जब हमने ये मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई होने पर वैल्यू क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, और ये बड़ी वैल्यू आ रही है तो ये माइनस में निकलेगा, ये भी माइनस में आएगा रिजल्ट। बेटा ये क्वेश्चन का आंसर अपना 100% सही है, तो आप ऑप्शन को छोड़ दीजिए, आप इस आंसर पर टिक करिएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, हो सकता है कि मिसप्रिंट हो गया है कहीं टाइपिंग में। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है, देखिए द एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 students of section A and B together is 49. The number of students in A was 25% more than that of B, and the average score of the students in B was 20% higher than that of the student in A. What is the average score of the student in section A? इन्होंने आपसे बोला कि सेक्शन ए तथा सेक्शन बी को मिलाकर 90 छात्रों का गणित में औसत स्कोर कितना दिया हुआ है, 49 दिया है। सेक्शन ए में छात्रों की संख्या सेक्शन बी में छात्रों की संख्या से 25% अधिक है तथा सेक्शन बी के छात्रों का औसत स्कोर सेक्शन ए के छात्रों के औसत स्कोर से 20% अधिक है। सेक्शन ए के छात्रों का औसत स्कोर आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो हम बात करें कि दोनों सेक्शन में मिला के स्टूडेंट कितने हैं। तो देखिए सेक्शन ए की अगर हम बात करें, सेक्शन ए और बी दोनों में मिलाकर स्टूडेंट कितने हैं, तो 90 हैं। ठीक है, कितने हैं, 90 हैं। अच्छा, इनका एवरेज स्कोर कितना है मैथमेटिक्स का, तो इनका जो एवरेज स्कोर दिया है, एवरेज स्कोर जो इनका दिया है वो कितना है, 49। एवरेज स्कोर कितना है, 49। तो अगर आपको इनका टोटल स्कोर निकालना है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि टोटल स्कोर क्या होगा। एवरेज स्कोर आपको 49 दिया है और ए और बी दोनों सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो टोटल है वो कितने हैं, 90। साथ में आपको एक कंडीशन दी है कि सेक्शन ए में छात्रों की संख्या सेक्शन बी में छात्रों की संख्या से क्या है भाई, 25% अधिक है। तो देखिए यहाँ पर आप रेशियो बना सकते हैं कि ए में बी से कितना 25% अधिक है, तो 25% को आप लिख सकते हैं कितना भाई, तो आप कहेंगे सर 1/4। तो ए में बी से 25% अधिक है, ए में छात्रों की संख्या सेक्शन बी से में छात्रों की संख्या से 25% अधिक है। तो जिससे कंपैरिजन करते हैं आपको याद होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। तो बी कितना हो गया 4, तो ए में कितने स्टूडेंट हैं, 5। तो हम कह सकते हैं टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 9। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 9। तो 9 की वैल्यू किसके बराबर कर दीजिए, 90 के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम 9 की वैल्यू 90 के बराबर कर देते, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, 9 की वैल्यू अगर हम 90 के बराबर कर देते हैं तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर आएगी। तो सेक्शन ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 50। तो सेक्शन बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 40। तो ये तो हमने ये निकाल लिया कि सेक्शन ए और बी में स्टूडेंट कितने हैं। ठीक, अब आप देखिए तथा सेक्शन बी के छात्रों का औसत स्कोर सेक्शन ए के छात्रों के औसत स्कोर से 20% अधिक है। अब इन्होंने एवरेज स्कोर दिया है आपको, इन्होंने क्या दिया है, एवरेज स्कोर किसका, सेक्शन बी के छात्रों का औसत स्कोर सेक्शन ए के छात्रों के औसत स्कोर से 20% अधिक है। तो अब हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे,
ये एवरेज स्कोर का हम क्या करेंगे, रेशियो तैयार करेंगे। ठीक है, एवरेज स्कोर का हम रेशियो तैयार करेंगे क्या है। तो इन्होंने बोला कि बी के छात्रों का औसत स्कोर ए के छात्रों के औसत स्कोर से 20% अधिक है। तो बताइए 20% को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 20% को 1/5 लिख सकते हैं। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, सेक्शन बी के छात्रों का औसत स्कोर सेक्शन ए के छात्रों के औसत स्कोर से। तो ऐसे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, और अधिक है तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितनी होगी, 6। मतलब सेक्शन ए में औसत स्कोर अगर 5 है तो बी में कितना है, 6। क्लियर होगी बात। अब आप देखिए कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे आसानी से। तो आप देखिए 90 छात्र थे और सभी का औसत स्कोर कितना था, 49 था। तो अब आप देखिए इनका टोटल स्कोर क्या होगा, इनका टोटल स्कोर क्या होगा। अगर हम टोटल स्कोर की बात करें तो आप कहेंगे सर 90 × 49, ये इनका टोटल स्कोर होगा सभी का, सेक्शन ए और बी दोनों का टोटल स्कोर कितना हो गया, 90 × 49। आपको पता है एवरेज को यदि इनकी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कुल योग बन जाता है, तो कुल योग बन गया। अब आप यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट, 5 यूनिट, और उनका औसत स्कोर कितना, 5 यूनिट। सेक्शन बी में कितने स्टूडेंट, 4 यूनिट, और उनका औसत स्कोर कितना, यहाँ पर कितना, तो आप कहेंगे सर 6 यूनिट। तो यदि उनकी संख्या का उनके एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या निकालना है, टोटल स्कोर निकालना है। क्या निकालना है, टोटल स्कोर निकालना है, लेकिन किसके माध्यम से निकालना है, यहाँ पर स्कोर, टोटल स्कोर हम निकालना है यहाँ पर यूनिट में। तो यहाँ पर 5 स्टूडेंट है, उनका औसत में 5 है, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 25 अनुपात, यानी कि ए और बी के औसतों का अनुपात आ जाएगा, कुल योगों का अनुपात आ जाएगा, सॉरी, और ये का किससे, बी से, ए का बी से कुल योग का अनुपात, और ये कितना हो जाएगा, 24। तो हम कह सकते हैं कि ए के सेक्शन ए का जो कुल योग है वो 25 है स्कोर का, और बी का कितना है, 24। तो टोटल कितना हुआ, 49। ये 49 की वैल्यू किसके बराबर, 90 × 49 के बराबर। 49 से 49 कैंसिल, 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 90 के बराबर। इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा ए के औसत स्कोर बताइए। तो ए के छात्रों का कुल योग कितना है, कुल योग कितना है, कुल औसत स्कोर कितना है, कुल औसत स्कोर कितना है, कुल औसत स्कोर कितना है। फिर से सुनना, बार-बार बोल रहे हैं, 4-5 बार बोल रहे हैं। इसका रीजन क्या है, कुल औसत स्कोर मतलब कुल योग कितना है, स्कोर का कुल योग कितना है। तो आपको पता है 25 यूनिट, तो 25 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या कर दीजिए, 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये ए का कुल योग आ गया स्कोर का। तो ए में छात्रों की संख्या कितनी थी, तो हमने अभी निकाला कि ए में 50 छात्र थे। तो 50 से अगर हम भाग दे देंगे तो एवरेज स्कोर आ जाएगा, एवरेज स्कोर आ जाएगा किसका, ए का एवरेज स्कोर आ जाएगा कितना, उनका कुल है 90/25, और कुल छात्र कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 50। 25 से 50 2 बार, 2 से 90 45 बार, यानी कि 45 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। 45 क्या हो जाएगा आपका आंसर। किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। ऑप्शन बी क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a + b + 2c into a² + b² + 4c² - ab - 2bc - 2ca। तो ये एक फॉर्मूले पर बेस्ड है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर होता है a + b + c ब्रैकेट में a² + b² + c² - ab - bc - c। इस फॉर्मूले पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू a है, b की वैल्यू b है, और c की वैल्यू यहाँ पर 2c है। तो जहाँ 2c है तो आपको बात समझ में आ गई कि यहाँ a की वैल्यू a है, b की वैल्यू b है, c की वैल्यू 2c है। तो यहाँ पर देखिए a² b² 2c का स्क्वायर यानी कि 4c हो गया, ab यानी कि a2b, bc यानी कि 2bc हो गया, माइनस c है। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। तो अब आपको क्या करना है, ये इसके बराबर होगा, ये पूरा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो आपने देखा कि यहाँ a बराबर तो किसके है, a के, b बराबर किसके है, b के, और c बराबर है 2c के। तो
तो बस इसमें रख दीजिए। अगर आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, a की वैल्यू a यानी कि a क्यूब, b की वैल्यू b तो b क्यूब, c की वैल्यू कितनी रखेंगे 2 तो 2c का क्यूब मतलब 8c क्यूब हो जाएगा माइनस 3abc होता है तो c की जगह 2c आ जाएगा तो ये 6abc हो जाएगा, 6abc हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। किस ऑप्शन में दिया है आपको, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 8c क्यूब माइनस 6abc, माइनस 6abc। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 8c क्यूब माइनस 6abc यानी कि ऑप्शन ए, पहला ही ऑप्शन आपका आंसर है, पहला ही ऑप्शन आपका आंसर है। तो चलिए अंतिम और लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं अपने पेपर के। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, अ मैन सोल्ड two gifts at 30 each. On one gift he gained 18% and on the other gift he lost 80%. What is his overall gain or loss percent? ध्यान रखना, अगर इन्होंने इस क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति दो उपहारों में से प्रत्येक को 30 रुपए में बेचता है और एक उपहार पर उसे 18% का लाभ तथा दूसरे उपहार पर उसको 18% की हानि हुई तो उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना ये चीज, अगर विक्रय मूल्य समान है दोनों के और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी समान है तो हमेशा क्या होती है, हानि होती है। और हानि कैसे निकालते हैं, तो हानि निकालते हैं जो हानि परसेंट है उसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 324 डिवाइड करेंगे 100 से यानी कि 3.24% की क्या हुई, हानि हुई। तो अब हम ऐसा मान के चलेंगे कि पहली चीज 100 की ली थी, दूसरी भी 100 की यानी कि 200 की ली थी। 200 में हानि हुई कितने की, 3.24% की। तो कितना बचा भाई आपके पास हानि के बाद 200 वाली चीज, तो 200 वाली चीज या पूरा 100 ही मान लीजिए, आप 100 से भी कर सकते हैं। मान लीजिए दोनों चीजें आपने कितने की ली, 100 की ली, दोनों चीजें कुल मिलाकर आपने कितने की ली, 100 की ली। अब 100 में आपको कितने की हानि हो रही है, तो 100 में आपको हानि हो रही है 3.24% की। 100 का 3.24 3.24 ही होगा, यानी कि दोनों आपने कितने की बेची, तो 100 में से आप माइनस कर दीजिए 3.24%। तो 100 में से जब आप माइनस करेंगे ये 6, ये 7, ये आप माइनस करेंगे 4, तो ये कितना 96, यानी कि आपने 96.76% में उसको बेचा, दोनों को कुल मिला के इतने में बेचा। बताइए पहली वस्तु को आप 30 में बेच रहे थे, दूसरे को भी 30 में, तो 30 और 30 कितना हुआ, तो 30 और 30 कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर दोनों को आपने 60 में बेचा है तो ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो हम कह सकते हैं कि 96.76 की वैल्यू 60 के बराबर, एक की वैल्यू किसके बराबर, 60/96.76 के बराबर, ठीक है, एक की वैल्यू। अब आप देखिए यहाँ पर आपको कितने की हानि हो रही थी, 3.24 की। तो आपको हानि निकालनी है तो 3.24 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.24 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, यानी कि 2 रुपए की आपको क्या हो रही है, हानि। तो लॉस हो रहा है कितने का, 2 का लॉस हो रहा है। किसमें दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, तो 2 रुपए की आपको क्या हुई, हानि। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार देखिए हमने टोटल 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में मिलें, उससे पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। देखिए ये हमारा ऑफिशियल ऐप है स्टडी अड्डा नाम से। यदि आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और इसको डाउनलोड करें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।